So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of hydrogen. तो लास्ट क्लास में हमने वाटर स्टार्ट किया था और हमने पिछले क्लास में वाटर के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था, है कि नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस इक्वेशंस मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी बच गया था, वो क्या था, वाटर का रिएक्शन विद मेटल कार्बाइड्स। ठीक है, दिस लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी वाज लेफ्ट व्हिच इंक्लूड्स द रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल कार्बाइड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मेटल कार्बाइड्स क्या होता है। मेटल कार्बाइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद मेटल्स। मेटल कार्बाइड्स जो है, मैं यहां पे लिख देता हूं, मेटल कार्बाइड्स they are binary compounds of carbon with metal। समझे क्या, दे आर मेटल कार्बाइड्स। ठीक है, राइट। अच्छा, तो मेटल कार्बाइड्स जो है बेसिकली तीन कैटेगरीज के हैं। देयर आर बेसिकली थ्री कैटेगरीज ऑफ मेटल कार्बाइड्स, राइट। तो पहले मैं कैटेगरीज को ऐसा अंडरलाइन करा देता हूं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मेटल कार्बाइड्स इज एसिटिलाइड्स। अभी क्या होता है सब समझते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज एसिटिलाइड्स, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ मेटल कार्बाइड इज मीथेनाइड एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ मेटल कार्बाइड इज एलाइड्स और प्रोपाइनाइड्स। ठीक है, राइट। चलो अब हम लोग फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मेटल कार्बाइड्स की बात करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मेटल कार्बाइड्स में क्या है, हमारे पास एसिटिलाइड्स है। इसको मैंने जैसे टेबल के फॉर्म में लिखा है, तो हम इसको अपने कॉपी में वैसे ही नोट डाउन करना। और ये वाला जो पोर्शन है कार्बाइड वाला, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन जरूर आते हैं कार्बाइड से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कार्बाइड इज व्हाट, एसिटिलाइड्स। ठीक है, एक बार मैंने पूरा दिखा दिया, तो मैं एसिटिलाइड अभी स्क्रीन में पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो एसिटिलाइड ही देखना, बाकी ये जो रिक्वायर्ड नहीं उसको फिलहाल जो स्क्रीन में जो एसिटिलाइड के अलावा जो दिख रहा है उसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, राइट। अभी स्क्रीन में पूरा एसिटिलाइड ही दिख रहा है तुमको। ठीक है, राइट। तो एसिटिलाइड, मेटल कार्बाइड, एसिटिलाइड कौन कौन से मेटल्स बनाते हैं। एसिटिलाइड बनाने के लिए ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, ग्रुप 2 के मेटल्स हैं। अब इसको मैं जूम कर देता हूं। एसिटिलाइड्स कौन कौन से मेटल्स बनाते हैं, ग्रुप 1 के मेटल्स बनाते हैं, ग्रुप 2 के मेटल्स बनाते हैं। ग्रुप 2 में एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ग्रुप 1 के सभी मेटल्स एसिटिलाइड बनाएंगे, ग्रुप 2 में बेरिलियम मैग्नीशियम के अलावा बाकी सभी मेटल्स एसिटिलाइड बनाएंगे। ग्रुप 11 के जो मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दे फॉर्म एसिटिलाइड। समझे क्या। एंड देन ग्रुप 12 के जो मेटल्स हैं, जिंक एंड कैडमियम, दे फॉर्म एसिटिलाइड। बात समझे क्या, करेक्ट। तो एसिटिलाइड्स, द मेटल्स दैट फॉर्म एसिटिलाइड्स, metals that combine with carbon to form acetalides are group 1 के metals, group 2 के metals except beryllium and magnesium, group 11 के metals copper, silver, gold and group 12 के metals zinc, cadmium। समझे क्या। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि भाई एसिटिलाइड में मेटल्स तो ये हो गए, मतलब एक तरह से हमें कैटायंस तो पता चल गए। समझे क्या, कैटायंस तो पता चल गए, ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, 11 के, 12 के मेटल कैटायंस हो गए। अब एनायन क्या होगा, क्योंकि नाम क्या है, एसिटिलाइड है। समझे क्या, तो ये जो एसिटिलाइड नाम है ये एनायन के नाम पे पड़ा है। ये जो एसिटिलाइड नेम है ये एनायन के नेम पे पड़ा है। एनायन कैसे आएगा, हम जानते हैं कि जो एसिटिलीन होता है, वी नो दैट एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन इज दिस। समझेगा। तो एसिटिलाइड कैसे आया है, एसिटिलाइड बहुत सिंपल तरीके से आया है। एसिटिलीन में जो H है उनको हटा दो, करेक्ट ना, राइट। ये दो H को हटा दो इन द फॉर्म ऑफ H+, दीज 2 H आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ H+। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा क्या, 2H+, ये तो निकल गया, प्लस क्या, वी आर लेफ्ट विथ दिस पर्टिकुलर थिंग। we are left with acetylide ion।
दिस इज C2-2, इसको बोलते हैं एसिटिलाइड एनायन। समझे क्या? राइट। सो इन एसिटिलाइड्स में एनायन क्या होता है? एनायन होता है ये एसिटिलीन का एनायन C2-2, दिस इज व्हाट एसिटिलाइड एनायन। समझे? तो एसिटिलाइड्स में ये पता चल गया कि कौन कौन से मेटल्स एसिटिलाइड फॉर्म करते हैं, उनमें एनायन क्या होता है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अभी उसके बाद अब इनका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे ग्रुप 1 के मेटल अगर एसिटिलाइड फॉर्म करेंगे तो ग्रुप 1 में क्या होता है? ग्रुप 1 में हमारे पास लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है। तो सबके सब क्या करते हैं? M+ कैटायन फॉर्म करते हैं ना। ग्रुप 1 के कैटायन सबके सब M+1 फॉर्म करते हैं। तो ये M+1 प्लस एसिटिलाइड एनायन, तो जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? M2C2। समझेगा? जैसे Li2C2, Na2C2, K2C2, Rb2C2, CS2C2। तो ये सब क्या है? ये सब एसिटिलाइड है। तो जैसे पहला वाला हो गया लिथियम एसिटिलाइड, सेकंड हो गया सोडियम एसिटिलाइड, थर्ड हो गया पोटेशियम एसिटिलाइड, फोर्थ हो गया रुबिडियम एसिटिलाइड, देन ये वाला CS2C2 क्या हो गया? सीजियम एसिटिलाइड। ठीक है। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द एसिटिलाइड ऑफ ग्रुप 1, दैट मीन्स अल्कली मेटल्स। ओके। नाउ नेक्स्ट जो है ग्रुप 2 के मेटल्स। मैंने बताया था ग्रुप 2 में एसिटिलाइड फॉर्म होगा एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम विल नॉट फॉर्म एसिटिलाइड, क्योंकि ग्रुप 2 का है। तो ग्रुप 2 में एस ब्लॉक का है तो एक ही वैलेंसी होती है, कौन सी? +2। तो ग्रुप 2 के मेटल कैटायंस में M+2 प्लस एसिटिलाइड एनायन, तो क्या होगा? MC2 फॉर्म होगा। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? MC2, वेयर M इज नॉट इक्वल टू बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम will not form acetylide. Rest others of group 2 will form acetylides. जैसे कैल्शियम +2 प्लस C2-2 क्या आएगा? CaC2। समझे क्या? स्ट्रोंशियम +2 प्लस C2-2 क्या आएगा? SrC2। बेरियम +2 प्लस C2-2 क्या आएगा? BaC2। उसी तरह से ग्रुप 11 के मेटल कैटायंस जैसे कॉपर एंड C2-2 CuC2, Ag प्लस C2-2 Ag2C2, Au प्लस C2-2 gives Au2C2। सिमिलरली ग्रुप 12 के कैटायंस जैसे जिंक कैडमियम, जिंक एंड कैडमियम एग्जिस्ट एज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Zn+2 प्लस C2-2 क्या देगा? Znc2। कैडमियम +2 प्लस C2-2 क्या देगा? CdC2। ठीक है। तो इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कार्बाइड्स में। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कार्बाइड इज एसिटिलाइड। एंड उस कैटेगरी में कौन कौन से मेटल्स एसिटिलाइड फॉर्म करते हैं? ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम, ग्रुप 11 के एंड देन ग्रुप 12 के। एसिटिलाइड में एनायन देख लिया हमने। एसिटिलीन का एनायन C2-2 एनायन होता है एंड उनके रिस्पेक्टिव मेटल्स के फॉर्मूले हमने देख लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है? वो ये है कि अगर मेटल एसिटिलाइड को पानी में डाला तो क्या होगा? मतलब हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ मेटल एसिटिलाइड। समझे क्या? तो इन जनरल क्योंकि एसिटिलाइड किससे आया है? एसिटिलीन से आया है। समझे क्या? तो सीधी बात यहां पे क्या बता रहे हैं? मेटल एसिटिलाइड को वाटर में डाला तो जनरल फॉर्मूला क्या है? क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिलीन गैस इज इवॉल्व। सीधी बात, मेटल एसिटिलाइड को अगर पानी में डाला तो वो क्या देगा? रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिलीन गैस विल बी इवॉल्व। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन निकलता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। समझे क्या? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बाइड ग्रुप 2 का एसिटिलाइड है। कैल्शियम एसिटिलाइड प्लस वाटर क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गेट इट? एंड व्हाट? एसिटिलीन गैस C2H2। करेक्ट ना? उसी तरह से जैसे सपोज करो अगर हम लोग ये वाला ले लेते हैं Na2C2 प्लस वाटर, सोडियम एसिटिलाइड, तो ये क्या देगा? NaOH मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस व्हाट? प्लस एसिटिलीन गैस। ठीक है ना? राइट। तो दिस विल गिव एसिटिलीन गैस साथ में। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मेटल कार्बाइड आता है, वो क्या आता है हमारे पास? वो हमारे पास आता है मीथेनाइड्स। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मेटल कार्बाइड जो हमारे पास आया है वो क्या है? मीथेनाइड। ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूं कि मीथेनाइड कैसे बनता है। जैसे एसिटिलाइड कहां से आया? एसिटिलीन से आया। तो वैसे ही मीथेनाइड कैसे होगा? जैसे हमें पता है कि मीथेन होता है, दिस इज अ मीथेन, ये स्ट्रक्चर मीथेन का है। इस मीथेन के स्ट्रक्चर से सभी बॉन्ड्स जो है कार्बन की तरफ ब्रेक कर दो, ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स टुवर्ड्स कार्बन, तो क्या हो जाएगा? 4H+,
प्लस क्या C-4। C-4 एनायन जो है इसको बोलते हैं मीथेनाइड एनायन। C-4 एनायन जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको मीथेनाइड एनायन बोलते हैं। समझे क्या? राइट। तो मीथेनाइड्स कौन कौन से मेटल्स फॉर्म करते हैं? ग्रुप 2 में बेरिलियम फॉर्म्स मीथेनाइड, ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम फॉर्म्स मीथेनाइड एंड ग्रुप 7 में मैंगनीज फॉर्म्स मीथेनाइड। ठीक है, मीथेनाइड के एनायन मैंने समझाया। C-4 जो होता है वो एनायन होता है, इस तरह से ऑब्टेन होता है। CH4 में से 4H+ निकाल दो, बचेगा क्या C-4। समझे क्या? अब फॉर्मूला, अगर मीथेनाइड बनेगा तो फॉर्मूला कैसे होगा? जैसे ग्रुप 2 में बेरिलियम फॉर्म करता है मीथेनाइड, ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम फॉर्म करता है मीथेनाइड। ठीक है, तो फॉर्मूला किस तरह से आएगा? बेरिलियम हमें पता है ग्रुप 2 का है, तो बेरिलियम क्या होगा? +2 होगा। और मीथेनाइड एनायन क्या होता है? -4 C-4। तो बेरिलियम +2 एंड C-4, फॉर्मूला क्या बनेगा? Be2C। सो दिस इज व्हाट? दिस इज बेरिलियम मीथेनाइड। दिस इज बेरिलियम मीथेनाइड। समझे क्या? राइट। सिमिलरली एल्यूमिनियम का मीथेनाइड क्या होगा? Al+3। एल्यूमिनियम एग्जिस्ट एज व्हाट? एल्यूमिनियम एग्जिस्ट एज Al+3। ठीक है, एंड उसका एनायन क्या? C-4। तो Al+3 एंड C-4 क्या देगा? Al4C3। समझे क्या? तो ये क्या हो गया? ये हो गया एल्यूमिनियम मीथेनाइड। एंड देन सिमिलरली मैग्नीज, क्योंकि अभी हमने डी ब्लॉक पढ़ा नहीं है, तो वन ऑफ द पॉसिबल मीथेनाइड ऑफ मैग्नीज इज Mn3C। मोर इंपॉर्टेंट आर दिस Be2C एंड Al4C3। ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसमें कौन सा एनायन है, इसमें मीथेनाइड एनायन है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मीथेनाइड का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया, तो जैसे हम एसिटिलाइड का हाइड्रोलिसिस करें तो एसिटिलीन गैस आ रहा था, उसी तरह मीथेनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आएगा? मीथेन गैस आएगा। तो क्या बता रहे हैं कि मीथेनाइड्स इवॉल्व मीथेन गैस ऑन रिएक्शन विद वाटर। तो जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा है? मैंने यहां पे लिखा है कि मेटल मीथेनाइड प्लस वाटर क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस CH4 गैसेस इवॉल्व। तो जैसे Be2C प्लस वाटर क्या देगा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH4 गैसेस इवॉल्व। Al4C3 प्लस वाटर क्या देगा? ALOH होल थ्राइस। ALOH होल थ्राइस इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है, मैंने पढ़ाया हुआ है सॉल्बिलिटी चार्ट में। व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है ALOH होल थ्राइस प्लस व्हाट? अगेन दिस मीथेन गैसेस इवॉल्व। बात समझ में आई क्या? ठीक है, वेट, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, जस्ट अ मिनट। तो यहां पे हम बात कर रहे थे मीथेनाइड्स की। ठीक है, राइट। फॉर्मूला बता दिया, मेटल बता दिया, एनायन क्या होता है, रिएक्शन विद वाटर बता दिया, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बता दिया। जैसे Be2C प्लस वाटर क्या देगा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH4। Al4C3 प्लस वाटर क्या देगा? ALOH होल थ्राइस प्लस क्या? CH4। ठीक है, राइट। अभी उसके बाद क्या? नेक्स्ट वील टॉक अबाउट एलाइलाइड्स और प्रोपाइनाइड्स। ठीक है, एलाइलाइड्स, तुमने एलिल ग्रुप पढ़ा हुआ है, एलिल ग्रुप, यू मस्ट हैव रेड एलिल ग्रुप। तो एलाइलाइड्स और प्रोपेनाइड्स, तो पहले मैं ये बता देता हूं कि एलाइलाइड्स और प्रोपेनाइड्स कहां से आते हैं। नाम क्या? प्रोपेनाइड्स। तो प्रोपाइन होता है ना, प्रोपाइन, इथाइन, प्रोपाइन, गेटिंग ना, ये होता है प्रोपाइन। तो प्रोपाइन से क्या होगा? प्रोपाइन से जस्ट रिमूव ऑल द हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन हटा दो, मतलब एक तरह से ऑल दिस बॉन्ड्स दे ब्रेक टूवर्ड्स कार्बन, और ये तीनों हाइड्रोजन, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक टूवर्ड्स कार्बन, मतलब क्या? -4H+। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहां से कितना? -1, और यहां से कितना? -3। तो ये बेसिकली क्या हो गया? ये हो गया C3-4। तो C3-4 क्या? प्रोपाइनाइड एनायन है। समझे क्या? दिस इज प्रोपाइनाइड एनायन, राइट। प्रोपाइनाइड कौन सा मेटल फॉर्म करता है? मैग्नीशियम फॉर्म्स प्रोपाइनाइड। हमने देखा था कि एसिटिलाइड में बेरिलियम और मैग्नीशियम एसिटिलाइड नहीं फॉर्म कर रहे थे, तो बेरिलियम क्या फॉर्म करता है? बेरिलियम मीथेनाइड फॉर्म करता है, और मैग्नीशियम क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम प्रोपाइनाइड फॉर्म करता है। ठीक है, एनायन मैंने बता दिया, ये प्रोपाइनाइड एनायन है। समझे क्या? इस तरह से बनता है ये। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, मतलब फॉर्मूला क्या आएगा? जैसे मेटल प्रोपाइनाइड का, तो मैग्नीशियम फॉर्म करता है ना प्रोपाइनाइड, तो मैग्नीशियम क्या होता है? +2 होता है, और कार्बन प्रोपाइनाइड क्या होगा? C3-4 बताया अभी,
तो मैग्नीशियम +2NC3-4 क्या फॉर्मूला बनेगा, Mg2C3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये नाम क्या हो गया, ये नाम हो गया मैग्नीशियम प्रोपाइनाइट। ठीक है, अब उसके बाद अगर हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो जैसे एसिटिलाइट का हाइड्रोलिसिस किया तो एसिटिलीन आ रहा था, मीथेनाइट का हाइड्रोलिसिस किया तो मीथेन आ रहा था, उसी तरह प्रोपाइनाइट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड प्रोपाइन आएगा। जैसे Mg2C3 प्लस वाटर, तो ये क्या देगा, MgOH होल ट्वाइस एज अ प्रेसिपिटेट प्लस क्या, प्लस प्रोपाइन गैस CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो आई होप सो ये मेटल कार्बाइड वाला पोर्शन जो है, इसमें बस 3 कैटेगरी कार्बाइड के जो हमारे सिलेबस में है, आई होप सो ये मेटल कार्बाइड वाला पोर्शन जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, राइट, तो ये चीज है, एसिटिलाइट बता दिया, फिर उसके बाद मीथेनाइट बता दिया और प्रोपाइनाइट बता दिया। फिर लास्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेटल हाइड्राइड प्लस वाटर क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। जैसे कैल्शियम हाइड्राइड, नाम बताया था इसका, हाइड्रोलिथ बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिथ इसको बोला जाता है। तो हाइड्रोलिथ प्लस वाटर क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। ठीक है, राइट, तो दिस वाज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा, तो एनसीईआरटी के पोर्शन में अभी जो है मैं बता देता हूं कि मैंने क्या क्या बता दिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मैंने जो पढ़ाया है बस तुम्हें वही पढ़ने की जरूरत है, उसको एनसीईआरटी से नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा। एम्फोटेरिक नेचर बता दिया, इसमें बहुत कम दिया गया, रेडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर बता दिया, तो ये देख लेना एक बार, ये तो मैंने पढ़ा दिया ना, वाटर प्लस सोडियम क्या देगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन देगा। ठीक है, दिस इज द ग्रेट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन का ग्रेट सोर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो द रिडॉक्स रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स वाटर, फोटोसिंथेसिस वाला है, ये तुम्हें जानते ही होगे। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन वाला रिएक्शन मैंने बता दिया। फिर हाइड्रोलिसिस हम लोग अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसको अभी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स अलग से टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा अलग से। ठीक है, फिर हाइड्रेट फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हाइड्रेट फॉर्मेशन में देख लो जरा, तो इसको बस रीड कर लोगे, इसमें कुछ नई बात नहीं है, बस एक दो चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी बता के रखी हुई हैं। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन में फ्रॉम aqueous solutions many salts are crystallized as hydrated salts. Such an association of water is of different types. तो it can be the coordinate form से जो water अटैच होता है, जैसे ये CrH2O whole 6 + 3 Cl-। इंटरस्टिशियल वाटर जैसे BaCl2.2H2O, समझे क्या? सो ये जो है दिस इज द इंटरस्टिशियल वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर। अभी इंटरस्टिशियल मतलब तुम्हें पता है क्या मतलब हुआ, BaCl2 का जो पूरा स्ट्रक्चर होगा उसमें जो छोटे छोटे स्पेसेस होंगे उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, ये तो मैंने डिटेल से बताया है। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मैंने जब हीटिंग इफेक्ट पढ़ा रहा था मैंने तब भी बताया था, जैसे CuSO4.5H2O, जब मैंने विट्रियोल पढ़ा रहा था हीटिंग इफेक्ट में, इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑफ सल्फेट्स में। ठीक है, तो मैंने विट्रियोल पढ़ाया था, ब्लू विट्रियोल पढ़ाया था, ग्रीन विट्रियोल पढ़ाया था। ग्रीन विट्रियोल में मैंने पढ़ाया था FeSO4.7H2O, गेटिंग ना। एंड ब्लू विट्रियोल में क्या पढ़ाया था मैंने, CuSO4.5H2O। और CuSO4.5H2O में आई हैव टोल्ड यू क्लियरली कि जो CuSO4.5H2O होता है उसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लगे होते हैं, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है ना, CuSO4.5H2O का एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये चीज हमने हीटिंग इफेक्ट में भी पढ़ी हुई है, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो जैसे ये है, ये इंपॉर्टेंट है। तो how many hydrogen bonded water molecules are associated in CuSO4.5H2O? There is only 1 water molecule which is outside the brackets or outside the coordination sphere which is hydrogen bonded. The other 4 water molecules are attached by coordinate bond. ठीक है, right. Then उसके बाद let us move on to the hardness of water. तो पहले इसको हम लोग NCERT पढ़ लेते हैं, फिर फटाफट इसको हम लोग बंसल से भी पढ़ लेंगे। तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो एकदम थ्योरेटिकल है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो मेंस का पेपर हो, चाहे एडवांस का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, इससे क्वेश्चन आता ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज टेम्पररी हार्डनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज परमानेंट हार्डनेस, हाउ टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस एंड हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि रेन वाटर इज, और इसको पहले फटाफट से रीड कर देता हूं।
ये तो सिंपल है कि रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर, हमें पता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज रेन वाटर. बीइंग अ गुड सॉल्वेंट, वी ऑल नो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एज अ रिजल्ट इट डिसॉल्व्स मेनी सॉल्ट्स. Therefore, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, therefore presence of calcium and magnesium salts in the form of, मतलब presence of calcium plus 2 and magnesium plus 2 cations in the form of hydrogen carbonate, in the form of chloride, in the form of sulfate in water makes the water hard. समझे क्या? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हार्डनेस ऑफ वाटर, अब यहां से मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनना. इट मीन्स दैट, देखो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, हार्डनेस ऑफ वाटर is caused by the presence of cations. It is the cations of calcium plus 2 and magnesium plus 2 which are responsible for making the water hard. समझे क्या? Hardness of water is due to the presence of cations of calcium and magnesium. समझे क्या? These cations, ये जो cations हैं, these cations are present in the form of calcium bicarbonate. They are present as calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate. They may be present as calcium chloride, magnesium chloride. They may be present as calcium sulfate और magnesium sulfate. समझे क्या? राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने क्लियर किया कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटायंस, ये बात एकदम क्लियर कर लो, क्योंकि आधे लोग तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हार्डनेस कैटायन की वजह से होता है कि एनायन की वजह से होता है. हार्डनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटायंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है, पहले ये बात को दिमाग में बैठा लो. ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर आपने तो बताया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो क्या बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड एंड सल्फेट्स, क्या ये भी हार्डनेस कॉज करते हैं? आंसर है नो. द एनायंस डू नॉट कॉज, दीज एनायंस डू नॉट कॉज हार्डनेस. क्योंकि अगर वाटर में क्लोराइड ऑफ सोडियम प्रेजेंट है तो वाटर इज नॉट अ हार्ड वाटर, नॉट अ हार्ड वाटर. समझे क्या? इट इज नॉट अ हार्ड वाटर. अगर वाटर में सल्फेट ऑफ सोडियम प्रेजेंट है, Na2SO4, तो इट इज नॉट अ हार्ड वाटर. समझे क्या? बट अगर वाटर में क्लोराइड प्रेजेंट है विथ कैल्शियम, मतलब CaCl2, CaSO4, MgCl2, MgSO4 या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, then water is said to be what? Then water is said to be hard water. इसका मतलब क्या? The presence of calcium and magnesium is must to make the water hard. समझे क्या? ये एनायंस, यही सेम एनायंस, क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट्स अगर किसी दूसरे कैटायन के साथ होंगे, सोडियम के साथ होंगे, तो वाटर हार्ड नहीं होगा. तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज caused by, or the ions responsible for making the water hard are calcium and magnesium. समझे क्या? And hard water generally contains calcium and magnesium cations in the form of calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate, magnesium sulfate. Getting ना? तो बेसिकली ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? These are the salts of calcium and magnesium which make the water hard. समझे क्या? तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ
calcium plus 2 and magnesium plus 2 that cause hardness. तो इसमें पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट उसको ध्यान में रखना कि हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ cations, not due to the anions. And what cations cause the hardness? Calcium and magnesium cations cause the hardness. समझे क्या? And those calcium magnesium cations can be present in the form of bicarbonates, can be present in the form of chlorides, can be present in the form of sulfates. समझे क्या? पहली बात, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अब सबसे पहला सवाल आता है कि चलो ये तो हमें पता चल गया कि हार्डनेस कौन कॉज करता है, जैसे मैंने ये बता दिया कि प्रेजेंस ऑफ calcium and magnesium salts in the form of hydrogen carbonate, chloride, sulfate in water makes the water hard. समझे क्या? तब सवाल ये उठता है कि हार्ड वाटर होता क्या है। सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हमने पानी लिया, उसमें हमने सोप को ऐड किया, ठीक है, सोप को ऐड किया या हमने कोई डिटर्जेंट ऐड किया, अगर सोप या डिटर्जेंट ऐड करने पर वाटर में से लैदर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब झाग प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर उसमें झाग प्रोड्यूस हो रहा है या लैदर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वाटर इज नॉट हार्ड वाटर, इट इज अ सॉफ्ट वाटर, पहली बात। बट अगर हमने वाटर में हमने सोप या डिटर्जेंट ऐड किया और उस वाटर में सोप या डिटर्जेंट ऐड करने पर उसमें लैदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसमें झाग नहीं बन रहा है, फोम नहीं बन रहा है, मतलब दैट वाटर इज व्हाट? दैट वाटर इज हार्ड वाटर। समझे क्या? तो इसका ये फीचर दिया गया है कि हार्ड वाटर डज नॉट गिव लैदर विथ सोप, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, वाटर विच इज फ्री फ्रॉम soluble salts of calcium and magnesium is called soft water. समझे क्या? तो water which has got soluble salts of calcium and magnesium, जैसे hydrogen carbonate, chloride, sulfate, that water is what? That water is hard water. On the other hand, water which is free from soluble salts of calcium magnesium, मतलब जिस वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं होगा, फिर से देखो हाईलाइट क्या हो रहा है? हाईलाइट हो रहा है कैल्शियम मैग्नीशियम। Water which is free from calcium and magnesium, that water is known as what? Soft water. समझे क्या? राइट। अच्छा, अब देखो जरा, अब रीजन बता रहे हैं कि ये हार्ड वाटर जो है सोप के साथ झाग प्रोड्यूस क्यों नहीं करता है। वाई हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस सोप के साथ लैदर, या वाई हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लैदर विथ सोप या फोम विथ सोप और डिटर्जेंट, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, हमने सोप का फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है कि सोप क्या होता है? सोडियम स्टेरेट होता है, C17H35COONA। सोप इज व्हाट? सोप इज सोडियम स्टेरेट, गेटिंग राइट दिस, राइट। एंड सोप में जो लैदर प्रोड्यूस होता है, लैदर ऑफ सोप इज एक्चुअली व्हाट? लैदर ऑफ सोप इज अ कोलॉइड ना, एंड दैट इज व्हाट? कोलॉइड इज फॉर्म बाय COO माइनस, हमने पढ़ा हुआ है। तो ये वाला जो एनायन है सोप का, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द लैदर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द इमल्शन विच इज नोन एज मिसल, मतलब विच इज नोन एज लैदर और फोम। तो हार्ड वाटर जो है लैदर क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है? हार्ड वाटर लैदर इसलिए नहीं प्रोड्यूस करता है, पढ़ो जरा इसमें क्या लिखा है। क्योंकि हार्ड वाटर फॉर्म्स कम और प्रेसिपिटेट विद सोप। किस तरह से? ये इंपॉर्टेंट है। हार्ड वाटर फॉर्म्स कम और प्रेसिपिटेट विद सोप। किस तरह से? सोप विच कंटेन सोडियम स्टेरेट रिएक्ट्स विद हार्ड वाटर टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टेरेट। देखो जरा, सोप में क्या होता है? सोप में होता है C17H35COONA। इफ दैट कंबाइंस विद M+2, M+2 क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, गेटिंग ना? तो उसमें क्या होगा? उसमें प्रेसिपिटेट बन जाएगा कैल्शियम स्टेरेट का या मैग्नीशियम स्टेरेट का। समझे क्या? मतलब अगर मैं यहां पे रिएक्शन लिखूं, हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लैदर, तो वन थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लैदर इन द सोप इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिसल। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, मिसल फॉर्मेशन की वजह से सोप में लैदर प्रोड्यूस होता है। और सोप में मिसल कौन बनाता है? मिसल बनाता है द एनायन पार्ट, C17H35COONA, ठीक है। तो अगर वाटर हार्ड वाटर है, तो अगर हमने उसमें सोप डाला C17H35COO-Na+, 2 टाइम्स, और क्योंकि वाटर हार्ड वाटर उसके पास क्या है? कैल्शियम +2 है या मैग्नीशियम +2 है। समझे क्या? इट इज हैविंग आइदर कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2, हार्ड वाटर, राइट।
तो सोप में जो झाग बनाने वाला रिएजेंट है वो क्या है, लैदर प्रोड्यूस करने वाला रिएजेंट जो है वो ये है, दिस विल प्रोड्यूस लैदर, दिस फॉर्म्स लैदर फॉर्मिंग, मिसल यही फॉर्म करता है ना। तो हार्ड वाटर में क्या होगा, हार्ड वाटर में ये जो एनायन है, दिस एनायन कंबाइंस विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैटायंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर एंड दे प्रेसिपिटेट एज C17H35COO होल ट्वाइस Ca। ये प्रेसिपिटेट या फिर अगर मैग्नीशियम साथ कंबाइन किया तो C17H35COO होल ट्वाइस, wait, saving document, just wait। हाँ, तो क्या कह रहा है, C17H35COO होल ट्वाइस मैग्नीशियम। ये तो जो लैदर फॉर्मिंग रिएजेंट था वो तो निकल गया किस फॉर्म में, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल गया, ठीक है। और वाटर में बस क्या बचा, +2Na+, विच इज सॉल्युबल, यस नॉट। तो इस वजह से हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर में लैदर प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि लैदर फॉर्म करने वाला जो एनायनिक पार्ट है सोप का, दैट इज स्टेरेट आयन, दैट इज precipitated in the form of calcium stearate और magnesium stearate, that is why hard water will not produce lather। अच्छा, अब देखो, क्योंकि ये this is what, this is scum और precipitate, ठीक है। एंड ये जो scum और precipitate होता है, ये हार्ड वाटर जिस बर्तन में रखा होता है, जिस यूटेंसिल में रखा होता है, उसके साइड्स में क्या होता है, उसके साइड्स में डिपॉजिट हो जाता है, उसके साइड्स में ये लैदर और ये स्कम और प्रेसिपिटेट क्या होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है कि नहीं। इस तरह से तुमने देखा होगा घर में जो पुराने बर्तन होते हैं उनमें जो साइड वॉल्स होते हैं, अगर उनको बहुत टाइम तक अगर हमने हार्ड वाटर से, सोप से या डिटर्जेंट से धोया, वॉश किया, तो जो बहुत पुराने बर्तन अगर हार्ड वाटर से धोए गए तो उनके साइड्स में क्या होता है, एक लेयर सी आ जाती है, व्हाइट कलर का लेयर है, ग्रे कलर का लेयर आ जाता है। तुमने देखा होगा, अगर तुम्हारे घर पे ऐसा होगा तो देखा होगा। सो दैट इज ओनली द लेदर, ये दिस इज स्कम और प्रेसिपिटेट ऑफ स्टेरेट आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टेरेट, करेक्ट। सो दैट इज व्हाई दिस हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूसेस लैदर, ठीक है। तो ये चीज मैंने बताई, राइट। सो वही बता रहे हैं कि इट इज देयरफॉर हार्मफुल फॉर लॉन्ड्री, मतलब कपड़े धोने के लिए भी ये नुकसानदायक है हार्ड वाटर, ठीक है, राइट। इट इज हार्मफुल फॉर बॉयलर्स एज वेल, मतलब जो इंडस्ट्री में जो बॉयलर्स लगते हैं, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्केल, स्केलिंग हो जाएगा साइड्स में, इस वजह से एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया तुम्हें इसका ड्रॉबैक कि हार्ड वाटर को क्यों नहीं यूज करना चाहिए कपड़ों, इट इज नॉट यूजफुल फॉर लॉन्ड्री, मतलब कपड़े धोने के लिए भी यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई। अच्छा, फिर उसके बाद वेट, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग बंसल वाले पार्ट में आ जाते हैं। लेट अस मूव ऑन टू बंसल पार्ट। जल्दी से वाटर में बढ़ते, उसमें लोग पढ़ेंगे कि दो तरह के हार्डनेस होते हैं, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, और उसको कैसे रिमूव किया जाता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसको अभी तुम देख सकते हो कि इसको खुद से पढ़ सकते हो, ये सब कुछ चीजें मैंने बता दी। नाउ हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप्स, पहला क्या है, टेम्पररी हार्डनेस, दूसरा क्या है, परमानेंट हार्डनेस। टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस होती है, ये अपने आप से पढ़ लेना। टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, राइट। तो पहले हम लोग देखते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, व्हाट कॉजेस टेम्पररी हार्डनेस, और उसको रिमूव कैसे किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, व्हाट कॉजेस परमानेंट हार्डनेस, और उसको रिमूव कैसे किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन निकलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो टेम्पररी हार्डनेस, दिस टेम्पररी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब अगर हार्ड वाटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
जैसा हमने देखा हार्डनेस, which all salts of calcium and magnesium cause hardness? In general, hardness is caused by bicarbonates of calcium and magnesium. समझे क्या? Caused by chlorides of calcium and magnesium. मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम होना जरूरी है. Sulfates of calcium and magnesium, and let me tell you, they all are water soluble. They all are water soluble, मतलब वाटर में soluble होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा जा रहा है कि टेम्पररी हार्डनेस, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा हार्डनेस जिसको रिमूव किया जा सकता है आसानी से. तो टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉज्ड बाय बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. यहां से क्वेश्चन आता है विच व्हाट कॉजेज द टेम्पररी हार्डनेस. तो ये जो मैंने लिस्ट लिखा है कि इसमें जो पहला वाला है टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, मतलब अगर वाटर में सॉल्युबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, तो फिर उसमें क्या है, वो टेम्पररी हार्डनेस है. समझे क्या? राइट. अच्छा, अब देखो अगला वाला पार्ट, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कैसे करना है. मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है. समझे क्या? मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि बाइकार्बोनेट्स को अगर हीट कर दिया जाएगा तो दे विल डिकम्पोज इनटू देयर कार्बोनेट्स एंड दे विल गिव H2O एंड CO2. समझे क्या? राइट. तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्पररी हार्डनेस को कैसे रिमूव करना है. तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए देखो दो तरीके दिए गए हैं. समझे क्या? टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए दो तरीके दिए गए हैं. कौन से वो दो तरीके हैं? पहला तरीका ये है, फर्स्ट मेथड इज दिस एंड सेकेंड मेथड इज दिस, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस. टू मेथड्स हैव बीन गिवन. रिमूवल ऑफ TH मतलब टेम्पररी हार्डनेस, एंड दिस इज ऑल्सो रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस. ठीक है, तो पहला मेथड बहुत सिंपल है कि पहला मेथड क्या कह रहा है, टेम्पररी हार्डनेस कैसे रिमूव करना है. टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर इज इजिली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज इजिली इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स एंड दे आर प्रेसिपिटेटेड आउट. तो वाटर में अगर हमारे पास सॉल्युबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या सॉल्युबल फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है जो वाटर को हार्ड बना रहा है, हमने हीटिंग इफेक्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तुम रिवाइज भी कर सकते हो. हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट्स मैंने सिखाया हुआ था कि अगर मेटल बाइकार्बोनेट्स को हीट करोगे तो वो क्या देंगे, अपने रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स देंगे प्लस H2O प्लस CO2. ये मैंने पढ़ाया हुआ है. ठीक है, राइट. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो क्या आएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2O एंड CO2. ठीक है, तो वाटर में जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, तो ये कैसे थे, ये सॉल्युबल थे. मतलब वाटर में कैल्शियम प्लस 2 एंड मैग्नीशियम प्लस 2 कैसा था, सॉल्युबल फॉर्म में था. हीट कर दिया तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो गए, अपने रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो गए. एंड ये जो कार्बोनेट्स है ये कैसे है, इनसॉल्युबल है. तो वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रिमूव हो गया, और वाटर में अब नाउ देयर इज नो मोर कैल्शियम प्लस 2 एंड देयर इज नो मोर मैग्नीशियम प्लस 2. समझे क्या? तो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट या इनसॉल्युबल मैग्नीशियम कार्बोनेट रिमूव कर दोगे बाय बॉइलिंग द टेम्पररी हार्डनेस. कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग वाटर को बॉइल कर दोगे तो दे विल डिकम्पोज, द बाइकार्बोनेट्स विल डिकम्पोज टू गिव कार्बोनेट्स प्लस H2O प्लस CO2. Carbonates of calcium and magnesium are insoluble, and because the carbonates of calcium and magnesium are insoluble, it means that the calcium cation and magnesium cation, they are now present in the form of carbonates. They are no longer present in the form of bicarbonates, and because they are present in the form of carbonates, it means that they are present as insoluble salt, means they can be removed from water. बात समझ गए? Right, so this is the first method of removing the temporary hardness. Very important, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान से पढ़ो, सिंपल सी चीज है. Second method of removing the temporary hardness is it can also be removed by Clark's process. ये जरूर पूछते हैं कि क्लार्क्स प्रोसेस कौन सा हार्डनेस रिमूव करता है, टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करता है कि परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है. तो क्लार्क्स प्रोसेस जो है वो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करता है. ठीक है, सो इट कैन बी रिमूव बाय क्लार्क्स प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ स्लेक लाइम CaOH होल ट्वाइस. तो सिंपल चीज है, देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस स्लेक लाइम क्या देगा, CaCO3 प्लस H2O. तो ये कोई अलग रिएक्शन नहीं है यार, ये हमने जो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना वही का रिएक्शन है, कुछ नया नहीं है. हमारे पास क्या है,
टेम्पररी हार्डनेस क्या है? वी हैव इन टेम्पररी हार्डनेस वी हैव बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट क्या है? ये एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि बाइकार्बोनेट एनायन प्रेजेंट है. दिस इज एसिड सॉल्ट. क्योंकि why this is acid salt? Because it has got one replaceable due to presence of replaceable H plus in HCO3 minus. That is why it is acidic salt. Plus क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या है? बेस है. तो एसिड बेस रिएक्शन होगा ना. तो अगर एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या होगा? सीधी बात, जो एसिड है वो अपना H प्लस दे देगा बेस को, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा? एक तो वाटर फॉर्म हो जाएगा और एक क्या फॉर्म हो जाएगा? CaCO3 फॉर्म हो जाएगा. CaCO3 प्लस 2H2O. एंड जो CaCO3 आ गया कैसा हो गया? इनसॉल्युबल हो गया. क्लार्क्स प्रोसेस. उसी तरह से वी हैव मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस क्या चीज? स्लेक लाइम, CaOH होल ट्वाइस. तो दिस विल गिव व्हाट? दिस विल गिव CaCO3 precipitate, MgCO3 precipitate प्लस 2H2O. समझे क्या? तो फिर से क्लार्क प्रोसेस में जो कैल्शियम प्लस 2 एंड मैग्नीशियम प्लस 2 के कैटायंस जो सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट थे, पानी में डिसॉल्व थे इन द फॉर्म ऑफ देयर बाइकार्बोनेट्स. समझे क्या? सॉल्युबल फॉर्म में जो प्रेजेंट थे, सॉल्युबल था, जो पानी में डिसॉल्व था, वाटर को हार्ड कर रहा था, टेम्पररी हार्डनेस कॉज कर रहा था, उसको हमने क्या किया? उसको हमने स्लेक लाइम से रिएक्ट कराया. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट? स्लेक लाइम. उसको हमने रिएक्ट कराया स्लेक लाइम के साथ. तो जैसे रिएक्शन हुआ स्लेक लाइम के साथ, तो वैसे ही क्या हुआ? जो इसमें सॉल्युबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम था, द सॉल्युबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम गॉट रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट. समझे क्या? तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसे? इनसॉल्युबल है. तो जैसे ही वो इनसॉल्युबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सोल्यूशन नाउ नो मोर कंटेन्स कैल्शियम प्लस 2. नाउ दिस इज नॉट इन सोल्यूशन, नॉट इन सोल्यूशन, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इन सोल्यूशन, नॉट इन सोल्यूशन. तो सोल्यूशन में नाउ देयर इज नो मोर कैल्शियम प्लस 2 एंड मैग्नीशियम प्लस 2. समझे क्या? इट मीन्स द हार्डनेस हैज बीन रिमूव्ड. ठीक है. तो ये दो तरीके हैं टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के. तो अभी याद रखो कि टेम्पररी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग एज वेल एज बाय एडिंग ऑफ स्लेक लाइम. अब हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इट इज एसेंशियल टू एड ओनली कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज एक्सेस विल कॉज आर्टिफिशियल हार्डनेस. ऑब्वियस सी बात है ना. अभी देखो ना, सपोज करो जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा, हमने यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखा कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्स व्हाट? 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो अभी खुद ही सोचो कि ये जो पानी है इसमें मान लो 1 मोल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, और अगर हम लोग एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं तो क्या होगा? HCO3 होल ट्वाइस प्लस CaOH होल ट्वाइस. तो ये क्या देगा? 2 टाइम्स ऑफ दिस विल गिव 2 टाइम्स ऑफ CaCO3 प्लस 2H2O. तो अगर हम प्रॉपर प्रपोर्शन में ऐड करते हैं, मतलब अगर हमने इसको 1:1 के रेशियो में ऐड किया, मतलब अगर यहां पे इसके x मोल्स हैं और हमने कैलकुलेटेड अमाउंट में x मोल्स डाले, तो क्या होगा? माइनस एक्स ये खत्म हो जाएगा. बट अगर हमने कैलकुलेटेड अमाउंट में नहीं डाला, सपोज करो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स डाल दिए? x प्लस 2 मोल्स डाल दिए. तो यहां से भी हमने क्या किया? -x किया, तो बच कितने गए? 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बच गया ना. एंड देन ये तो रिमूव हो जाएगा पीपीटी के फॉर्म में, एंड वाटर तो एज इट इज रहेगा. तो अभी हमने जो बाहर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, अभी सोल्यूशन में 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच गया. अब ये जो 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है पानी में, ये क्या होगा? ये डिसोसिएट हो जाएगा. कैल्शियम प्लस 2 OH माइनस. तो मतलब एक तरह से हमने बाहर से एक्स्ट्रा कैल्शियम प्लस 2 डाल दिया. सो अगेन दिस विल मेक वाटर हार्ड.
तो वही कहा जा रहा है कि जब हम लोग क्लार्क्स मेथड से हम लोग हार्डनेस को रिमूव कर रहे हैं तो इट इज नेसेसरी a precaution must be taken that we must add only calculated amount of calcium hydroxide because any excess amount of calcium hydroxide will cause artificial hardness. I hope so clear हो गया होगा. ठीक है. So excess amount में हमें नहीं ऐड करना, नहीं तो फिर वो क्या करेगा, आर्टिफिशियल हार्डनेस को कॉज कर देगा. ठीक है. राइट. नाउ नेक्स्ट क्या है, परमानेंट हार्डनेस. तो परमानेंट हार्डनेस is caused by permanent hardness when water passes over rocks containing, it is caused by sulfates of calcium and magnesium or chlorides of calcium and magnesium. समझे क्या? Right. Because this type of hardness cannot be removed by boiling or by addition of slake lime. कौन सी हार्डनेस? परमानेंट हार्डनेस. तो परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम मैग्नीशियम के कौन से सॉल्ट्स कॉज करते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट. समझे क्या? दे कॉज व्हाट? दे कॉज permanent hardness. They cause permanent hardness in water. समझे क्या? पहली बात. दूसरी बात क्या कह रहे हैं? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये जो permanent hardness है, this cannot be removed by boiling or by addition of slake lime. जैसे temporary hardness can be removed by boiling or by addition of slake lime. Permanent hardness cannot be removed by boiling or addition of slake lime. ठीक है. Right. Many substances are used for the removal of this type of hardness. The substances which are used to remove the permanent hardness are known as water softeners. Important. The various water softeners are, मतलब क्या? The various substances which can be used to remove the permanent hardness are. तो पहले substances देख लो भाई, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से substances permanent hardness को रिमूव कर सकते हैं. Methods of removing permanent hardness by adding washing soda. वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3. बाय एडिंग परम्यूटेट पढ़ेंगे हम लोग, बाय एडिंग कॉल्गन एंड बाय आयन एक्सचेंज रेजिन. तो पहले ये हेडिंग देख लो कि परमानेंट हार्डनेस को कैसे कैसे रिमूव किया जा सकता है. बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, बाय एडिंग परम्यूटेट. समझे क्या? अभी डिटेल में पढ़ेंगे अंदर जाके. फिर बाय एडिंग कॉल्गन, कैलगॉन एंड देन बाय आयन एक्सचेंज रेजिन कि परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करना है. समझे क्या? राइट. अब चलो वन बाय वन देखते हैं. तो पहले ये चार हेडिंग दिमाग में होनी चाहिए कि परमानेंट हार्डनेस कैसे कैसे रिमूव होगा. ठीक है. अब देखो जरा, वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3. समझे क्या? .10H2O. वॉशिंग सोडा इज Na2CO3. वॉशिंग सोडा जो है इट इज Na2CO3 Na2CO3.10H2O. दिस इज वॉशिंग सोडा. ठीक है. तो वॉशिंग सोडा के बारे में एक खास बात दी गई है कि वॉशिंग सोडा जो है इट रिमूव्स बोथ टेम्पररी हार्डनेस एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, कैन बी रिमूव बाय एडिशन ऑफ स्लेक लाइम as well as can be removed by adding what? Washing soda. So it removes both temporary hardness and permanent hardness. Removes both temporary hardness and permanent hardness by converting soluble calcium and magnesium compounds into insoluble carbonates. क्योंकि हार्डनेस किसकी वजह से? जब तक कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे तब तक वाटर कैसा रहेगा? हार्ड रहेगा. जैसे ही उनको किसी भी उनके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव कर दिया, और वैसे क्या होगा? हार्डनेस रिमूव हो जाएगा. समझे क्या? तो रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस. तो टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, बाय एडिंग slake lime which is CaOH whole twice, and by adding washing soda. By adding washing soda. समझे क्या? Whereas permanent hardness, removal of permanent hardness from water, it is done by adding washing soda, Na2CO3.10H2O, by permuted process, by adding calgon and calgon, GON, and by ion exchange
रेजिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझे क्या, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहे हैं कि वॉशिंग सोडा किस तरह से हार्डनेस को रिमूव करता है। क्या बता रहे हैं कि वॉशिंग सोडा रिमूव्स बोथ टेम्पररी एज वेल एज द परमानेंट हार्डनेस। किस तरह से, मैंने ऑलरेडी बताया कि वाटर हार्ड कब तक रहेगा, जब तक उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम रहेगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम कैटायन जब तक रहेगा तब तक वाटर हार्ड रहेगा, समझे क्या। जब तक कैल्शियम और मैग्नीशियम एनायन कैटायन सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा तब तक वाटर हार्ड रहेगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जितना भी प्रेजेंट उसको उसके किसी इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम कैटायन क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और वाटर का हार्डनेस रिमूव हो जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि वॉशिंग सोडा किस तरह से रिमूव कर रहा है। दे आर सेइंग दैट इट रिमूव्स बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस by converting soluble calcium and magnesium compounds into their insoluble carbonates। देखो जरा, कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट causes what, permanent hardness। तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस Na2CO3 क्या देगा, CaCO3 प्लस NaCl। तो CaCO3 कैसा हो गया, इनसॉल्युबल हो गया, समझे क्या। तो कैल्शियम रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल कार्बोनेट। अब एक बार कैल्शियम रिमूव हो गया, वाटर में कैल्शियम नहीं है, उसी तरह से कैल्शियम सल्फेट प्लस Na2CO3 क्या दे दिया, CaCO3 प्लस Na2SO4। ठीक है, अभी NaCl है, NaCl तो हार्डनेस क्रिएट करेगा नहीं, Na2SO4 आ गया, Na2SO4 हार्डनेस क्रिएट करेगा नहीं। हार्डनेस जो क्रिएट कर रहा था कैल्शियम, वो किसके फॉर्म में रिमूव हो गया, वो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में रिमूव हो गया। उसी तरह से टेम्पररी हार्डनेस कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस Na2CO3, तो इसने क्या कर दिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल था, और बचा क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो हार्डनेस क्रिएट करेगा नहीं, क्योंकि जो हार्डनेस क्रिएट कर रहा था कैल्शियम और मैग्नीशियम वो तो रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, समझे क्या। राइट, ऑन द अदर हैंड इन प्लेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इन प्लेस ऑफ Na2CO3 के अलावा वी कैन ऑल्सो यूज कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा इज NaOH, कॉस्टिक सोडा इज NaOH, या सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, समझे क्या। अगर सोडियम कार्बोनेट नहीं यूज कर सकते तो हम लोग कॉस्टिक सोडा भी यूज कर सकते हैं या सोडियम फॉस्फेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये ऐड कर देंगे कि हाउ टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, बाय एडिंग, कैन बी रिमूव बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इज Na2CO3, और बाय एडिंग कॉस्टिक सोडा, caustic soda is NaOH, or by adding Na3PO4, समझे क्या। उसी तरह से टेम्पररी हार्डनेस बाय एडिंग वॉशिंग सोडा और caustic सोडा NaOH और व्हाट, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, समझे क्या। किस तरह से, देखो इन प्लेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट वी कैन ऑल्सो एड व्हाट, कॉस्टिक सोडा और सोडियम फॉस्फेट कैन ऑल्सो बी यूज, मगर प्रिफर्ड क्या, वॉशिंग सोडा ही प्रिफर्ड रहेगा। ठीक है, जनरली कॉस्टिक सोडा कैन रिमूव व्हाट, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल, क्या मैग्नीशियम क्लोराइड अगर प्रेजेंट है तो NaOH क्या कर देगा, इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, समझे क्या। तो मैग्नीशियम किसके फॉर्म में रिमूव हो गया, इनसॉल्युबल MgOH होल्डर्स के फॉर्म में रिमूव हो गया। उसी तरह अगर मैग्नीशियम सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है, मैग्नीशियम सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये दोनों क्या करेंगे, परमानेंट हार्डनेस कॉज करेंगे ना। तो मैग्नीशियम अगर सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हमने रिएक्ट करा दिया सोडियम फॉस्फेट के साथ, तो इनसॉल्युबल मैग्नीशियम फॉस्फेट रिमूव हो गया। तो जो हार्डनेस कॉज करा था मैग्नीशियम वो तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल गया, बचा क्या, Na+ और Na2SO4, दे विल नॉट कॉज हार्डनेस, NaCl एंड Na2SO4 विल नॉट कॉज हार्डनेस एट ऑल। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा कि वॉशिंग सोडा किस तरह से हेल्प करता है टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में। सीधा सीधा बता रहे हैं कि वॉशिंग सोडा डालो, बस वॉशिंग सोडा दिमाग में रख लो, वॉशिंग सोडा डालोगे तो क्या होगा, जो सॉल्युबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में। जैसे ही वो इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो गया, उसको रिमूव कर दोगे, पानी से कैल्शियम मैग्नीशियम निकल गया, मतलब पानी से हार्डनेस निकल गया, समझे क्या। अगला वाला प्रोसेस इंपॉर्टेंट, जनरली पूछते हैं थियरी क्वेश्चन में, परम्यूटेट। तो परम्यूटेट क्या है देख लो जरा, परम्यूटेट क्या है देखो जरा, क्या कहा जा रहा है, परम्यूटेट इज द टेक्निकल नेम गिवन टू स्टैंडर्ड हाइड्रेटेड सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड सोडियम, समझे क्या। जैसे ये Na2Al2Si2O8.XH2O, दिस इज व्हाट परम्यूटेट, दिस इज परम्यूटेट, ठीक है। तो परम्यूटेट में होता क्या है, परम्यूटेट में क्या होता है,
द सोडियम आयंस ऑफ परम्यूटेट आर एक्सचेंज विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस व्हेन हार्ड वाटर इज पास थ्रू इट। तो हार्ड वाटर में क्या है, हार्ड वाटर में कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2 सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हम लोग हार्ड वाटर को परम्यूटेट से पास करेंगे तो परम्यूटेट में जो सोडियम है क्या होगा, सोडियम जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम से एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब क्या, हार्ड वाटर में जो कैल्शियम है वो परम्यूटेट के सोडियम की जगह ले लेगा, मतलब ये फॉर्म कर लेगा CaAl2Si2OH.XH2O। या अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्या करेगा, वो भी सोडियम की जगह ले लेगा। दो सोडियम जगह एक ही मैग्नीशियम लेगा क्योंकि चार्ज बैलेंस करना है। दो सोडियम क्या करते हैं, +2 चार्ज क्रिएट करेंगे और +2 चार्ज एक ही मैग्नीशियम या एक ही कैल्शियम क्रिएट कर देगा। समझे क्या? तो परम्यूटेट में जो दो सोडियम है उन वो रिप्लेस हो जाएंगे, वो बदले में क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा या मैग्नीशियम आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। समझे क्या? और पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम जो हार्डनेस क्रिएट कर रहे थे वो निकल गए और बदले में क्या आ गया, सोडियम आ गया। तो सोडियम तो हार्डनेस कॉज नहीं करता है। समझे क्या? तो ये क्या है, ये परम्यूटेट मेथड है। दिस इज द परम्यूटेट मेथड। समझे क्या? राइट। अच्छा, तो परम्यूटेट कैन बी रीजनरेटेड, द आयंस कैन बी रीजनरेटेड बाय ट्रीटिंग विद ब्राइन। मैंने ब्राइन ऑलरेडी बताया, NaCl का सोल्यूशन होता है। तो जैसे ये प्रेसिपिटेट आ गया, इसको रिएक्ट करा दो NaCl के साथ, वापस से वही परम्यूटेट रीजनरेट हो जाएगा और हम लोग उसको फिर से यूज कर सकते हैं। सो अगेन दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द रिमूवल ऑफ बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए एक और मेथड मिल गया। परम्यूटेट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर रिमूविंग व्हाट, टेम्पररी हार्डनेस। सो बाय परम्यूटेट। समझ गए होगे? तो बॉइलिंग, एडिंग स्लेक लाइम, एडिंग वॉशिंग सोडा एंड परम्यूटेट यूज फॉर रिमूविंग व्हाट, टेम्पररी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस के लिए वॉशिंग सोडा, परम्यूटेट, कॉल्गन एंड आयन एक्सचेंज। मगर बॉइलिंग या स्लेक लाइम से, बॉइलिंग या स्लेक लाइम से परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं हो सकती है। हमने पढ़ा स्टार्टिंग में ही, परमानेंट हार्डनेस के स्टार्टिंग में ही पढ़ा। समझे क्या? हमने पढ़ा ना यहाँ पे क्या कि दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग और एडिशन ऑफ स्लेक लाइम। परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग और स्लेक लाइम। ठीक है, राइट। तो परमानेंट हो गया। एंड रीजनरेशन ऑफ परम्यूटेट मैंने बता दिया कि मतलब जो प्रेसिपिटेट आ गया, परम्यूटेट का जो प्रेसिपिटेट आ गया, समझ आ गया होगा। ये इसको प्रेसिपिटेट जो है विच इज हैविंग कैल्शियम या ये विच इज हैविंग मैग्नीशियम, इसको वापस से ब्राइन के साथ रिएक्ट करा दो, मतलब NaCl के साथ रिएक्ट करा दो तो परम्यूटेट रीजनरेट हो जाएगा। समझे क्या? राइट। नाउ अब देखो जरा, वेरी इंपॉर्टेंट, कैलगॉन। कैलगॉन से भी क्या किया जा सकता है? कैलगॉन इज ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग द हार्डनेस। ठीक है, तो कैलगॉन क्या है? कैलगॉन इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। कैलगॉन इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट NaPO3 is known as कैलगॉन। क्या है? NaPO3 तो कैलगॉन का फॉर्मूला क्या है? ये कैलगॉन का फॉर्मूला है। समझे क्या? राइट। तो जनरली इसको पहले ध्यान से देख लो, कैलगॉन का फॉर्मूला ही पहले याद कर लो। इसमें याद ही करना है, समझना क्या है इसमें, सही याद करो। कैलगॉन फॉर्मूला Na2 Na4PO3 कुछ नहीं तो क्वेश्चन ऐसे ही बना देते हैं। कैलगॉन का फॉर्मूला ऐसे दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये Na2 Na4 वेट सॉरी Na4PO3 तो ये क्या है? ये कैलगॉन है। दिस इज कैलगॉन। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन बना देते हैं कि ये ऐसे दे देंगे, द फॉर्मूला ऑफ कैलगॉन इज NaX NaYPO3 x प्लस y इज इक्वल टू कितना, तो पता होना चाहिए कि x क्या है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे। पहला ऑप्शन दे देंगे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। दूसरा ऑप्शन दे देंगे x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। समझे क्या? तीसरा ऑप्शन दे देंगे x प्लस y इज इक्वल टू 6। चौथा ऑप्शन दे देंगे x प्लस y इज इक्वल टू सपोज करो 4। तो सही क्या है? सही ऑप्शन 2 है, पहला वाला और थर्ड वाला ऑप्शन। दीज आर द 2 करेक्ट ऑप्शंस। तो कैलगॉन का पहले फॉर्मूला ही देख लो।
कैलकॉन क्या है? Na2Na4PO3 होल 6. दिस इज एक्चुअली द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, Na PO3 होल 6. ठीक है, राइट. अब ये बहुत सिंपल सी चीज है यार, बहुत सिंपल सी चीज है. तो इसमें हो क्या रहा है, सीधी बात क्या हो रहा है इसमें, हार्ड वाटर में क्या करो, कैलकॉन को डाल दो. हार्ड वाटर में क्या करो, कैलकॉन को डाल दो. कैलकॉन में जो सोडियम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम से एक्सचेंज हो जाता है. ऐसे ध्यान रखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला जो सोडियम है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम कैटायन से एक्सचेंज हो जाता है. ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये अगर हमारे पास हार्ड वाटर में कैल्शियम +2 है और हमने उसको रिएक्ट कराया कैलकॉन के साथ Na2Na4PO3 होल 6, समझे क्या, रिएक्ट कराया कैलकॉन के साथ Na2Na4PO3 होल 6, समझे क्या, राइट. तो ये क्या देगा, मैंने क्या बताया, अंदर वाला जो सोडियम है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला जो सोडियम है वो क्या करेगा, वो पानी में जो कैल्शियम प्रेजेंट है, जो पानी को हार्ड बना रहा है, समझे क्या, मतलब कैल्शियम हो जाए, कैल्शियम +2 हो जाए या मैग्नीशियम +2 हो जाए. अभी इससे स्टोकियोमेट्री के भी क्वेश्चन निकल जाते हैं, मतलब फिजिकल में भी इसको घुमा देते हैं. तो ये क्या दे देगा, Na2. अभी देखो जैसे मैंने बताया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने सोडियम है, 4 सोडियम है ना, मतलब 4 सोडियम कितना चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं, +4 का चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो कैल्शियम +4 का चार्ज कैसे प्रोड्यूस करेगा, 2 ही कैल्शियम से काम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज बैलेंस होना चाहिए. तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Ca2PO3 होल 6 या फिर Na2Mg2PO3 होल 6. और हम जानते हैं कि एक बार कैल्शियम या मैग्नीशियम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला गया, तो जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला गया, मतलब क्या, हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. द आयंस व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोज आर नॉन आयनाइजेबल. ठीक है, तो जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला गया, तो अब क्या बोल देंगे, नाउ कैल्शियम +2, नाउ फ्री कैल्शियम +2, फ्री कैल्शियम +2 एंड फ्री मैग्नीशियम +2 नॉट प्रेजेंट इन सोल्यूशन. तो मतलब क्या, हार्डनेस क्या हो गया, हार्डनेस रिमूव हो गया, समझे क्या, कैलकॉन, राइट. तो ये चीज है, सिंपल चीज है, कैलकॉन समझ आ गया होगा. बस क्या ध्यान रखना है, कैलकॉन का फॉर्मूला Na2NO4PO3 होल 6 एंड हार्डनेस रिमूवल में होता क्या है, समझे क्या, राइट. फिर उसके बाद आयन एक्सचेंज रेजिन, इंपॉर्टेंट. आयन एक्सचेंज रेजिन में क्या है, ion exchange resins are the most popular water softeners which are used these days. These resins are the synthetic substances. The cation exchanger consists of granular insoluble organic acid resin. अभी थ्योरी वाला पार्ट है, अभी देखो जरा किस तरह से होता है. Having giant molecules with SO3H, मतलब ऑर्गेनिक एसिड में या तो सल्फोनिक एसिड होगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा. While the anion exchanger consists of giant organic molecules having basic groups derived from amines. ठीक है, the ion exchange resin remove all soluble minerals. ये इंपॉर्टेंट है, ion exchange resin क्या करते हैं, पानी में जितने भी soluble minerals हैं उसको रिमूव कर देते हैं. The hard water is first passed through a bed of cation exchanger. मतलब हार्ड वाटर को पहले हम लोग कैटायन एक्सचेंजर से पास करते हैं. तो कैटायन एक्सचेंजर क्या करता है, वो जितने भी कैटायंस है, कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम, पानी में जितने भी कैटायंस है कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम, सबको किससे रिप्लेस कर देता है, H+ से रिप्लेस कर देता है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहां से इंपॉर्टेंट है. आयन एक्सचेंज रेजिन से होता क्या है, आयन एक्सचेंज रेजिन में पहली बात देखो जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आयन एक्सचेंज रेजिन में क्या होता है, आयन एक्सचेंज रेजिन में 2 पार्ट होते हैं. कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो पहला पार्ट होता है कैटायन एक्सचेंजर और दूसरा पार्ट होता है एनायन एक्सचेंजर. ठीक है, अभी कैटायन एक्सचेंजर में क्या होता है, कैटायन एक्सचेंजर कंसिस्ट ऑफ इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड्स ऑफ, मतलब इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड. ऐसे पढ़ना, कैटायन एक्सचेंजर कंसिस्ट ऑफ इनसॉल्युबल सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, while the anion exchanger consists of basic groups obtained from amines. मतलब अमीन बेसिस कंसिस्ट ऑफ करते हैं anion exchanger. ठीक है, फंक्शन क्या है, आयन एक्सचेंज रेजिन रिमूव्स ऑल सॉल्युबल मिनरल्स फ्रॉम वाटर.
समझेगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले इसको पास किया जाता है किससे, कैटायन एक्सचेंजर से। कैटायन एक्सचेंजर क्या करता है, वाटर में जितने भी कैटायंस हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो ऑल दोस कैटायंस आर एक्सचेंज बाय व्हाट, H प्लस, एक्सचेंज बाय H प्लस। मतलब ये रेजिन है RH, कैटायन एक्सचेंजर्स पास किया ना हमने, कैटायन एक्सचेंजर रेजिन, कैटायन एक्सचेंजर, कैटायन एक्सचेंजर। तो कैटायन एक्सचेंजर क्या है, ऑर्गेनिक एसिड ग्रुप्स होते हैं, समझे क्या। तो ऑर्गेनिक एसिड ग्रुप्स हो गए तो मतलब दे आर आइदर सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOO माइनस H प्लस, या सल्फोनिक एसिड RSO3 माइनस H प्लस, ठीक है। तो ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन से पास करा रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, insoluble, giant insoluble organic acids, giant insoluble organic acid। तो जब कैटायन एक्सचेंजर से पास कराएंगे तो वाटर में जितने भी कैटायंस हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है या कैल्शियम है, तो वो क्या करेगा, ये जो रेजिन है ये क्या करेगा, ये सभी कैटायंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। RCOO माइनस Na प्लस, RCOO माइनस होल ट्वाइस Mg, RCOO माइनस होल ट्वाइस कैल्शियम। उसी तरह सल्फोनिक एसिड का भी, समझे क्या, राइट। एंड पानी में छोड़ेगा क्या, बस H प्लस छोड़ देगा। मतलब पानी से सारे कैटायन निकाल लिए और उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, उनको कन्वर्ट कर दिया इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर दिया और पानी में बचा क्या, बस H प्लस बचा। तो सारे कैटायंस क्या हो गए, निकल गए पानी से, ठीक है, बात समझे क्या, राइट। तो जब हमने इसको पास किया किससे, कैटायन एक्सचेंजर से। तो कैटायन एक्सचेंजर क्या करता है, कैटायन एक्सचेंजर सभी कैटायंस को रिमूव कर देता है, समझे क्या, जितने भी कैटायंस हैं, और उनकी जगह क्या कर देता है, उनकी जगह डाल देता है H प्लस, ठीक है। अब पानी से हमने सारे कैटायन रिमूव कर दिए, पानी में बस एक ही कैटायन है, क्या है, H प्लस है, ठीक है। सो नाउ वाटर कमिंग फ्रॉम द कैटायन एक्सचेंजर इज एसिडिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री H प्लस आयंस। कैटायन एक्सचेंजर से जो पानी आ रहा है वो कैसा है, वो एसिडिक इन नेचर है क्योंकि उसके पास अब क्या है, फ्री H प्लस आयंस है, ठीक है। नाउ दिस वाटर इज पास थ्रू अनदर बेड व्हिच इज नोन एज एनायन एक्सचेंजर। अब हम वाटर को एनायन एक्सचेंजर से पास करते हैं, इससे स्टोकियोमेट्री का भी क्वेश्चन आता है, समझ लो इसको। अब पानी से सारे कैटायन रिमूव हो गए, बचा क्या, बस फ्री H प्लस बचा। तो कैटायन एक्सचेंजर से जो पानी आ रहा है वो कैसा है, वो एसिडिक इन नेचर है। Now this water which is coming out from cation exchanger, now it is passed through what? Now it is passed through anion exchanger. Anion exchanger क्या करेगा, पानी में जितने भी एनायंस है, बिकॉज हार्ड वाटर है तो जनरली क्लोराइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, या कुछ और एनायंस हो सकते हैं, नाइट्रेट हो सकता है या बाइकार्बोनेट हो सकता है। एनायन एक्सचेंजर क्या करेगा, वो सभी एनायंस को निकाल देगा और किससे रिप्लेस कर देगा, OH माइनस से। बात समझे क्या, राइट। क्योंकि जो एनायन एक्सचेंज बेड होता है उसके पास क्या है, देखो एनायन एक्सचेंजर कंसिस्ट ऑफ, क्या लिखा है, एनायन एक्सचेंजर कंसिस्ट ऑफ जायंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद बेसिक ग्रुप्स डिराइव्ड फ्रॉम अमीन्स, मतलब अमीन बेसेस होते हैं। तो एनायन एक्सचेंजर पास क्या, अमीन बेस है, ये अमीन बेस है RNH3OH। उसने क्या किया, जितने भी एनायंस थे सबको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इनसॉल्युबल सॉल्ट में, और उनकी जगह क्या छोड़ा, पानी में OH माइनस छोड़ दिया, समझे क्या। तो जब एनायन एक्सचेंजर से पानी निकल रहा है तो क्या OH माइनस है बस, और क्या है, और उसके पास H प्लस है, समझे क्या। एंड दीज OH माइनस एंड H प्लस जो आ गए, दे न्यूट्रलाइज टू फॉर्म व्हाट, वाटर। आई होप सो रेजन वाला पार्ट भी क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। ओके तो क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस है, परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम इज रिमूव बाय, स्लेक लाइम तो रिमूव करेगा नहीं, वॉशिंग सोडा भी हमने देखा रिमूव, अकेले वॉशिंग सोडा रिमूव नहीं करेगा। सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, दिस इज द सबसे बेटर ऑप्शन। क्यों, वाई दिस, वाई नॉट अकेले वॉशिंग सोडा इज द बेटर ऑप्शन, वाई सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अगर पानी के पास क्या प्रेजेंट है, पानी के पास अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट है,
मैग्नीशियम +2 प्रेजेंट है और हमने उसको रिएक्ट कराया किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया, तो सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, Na2CO3 क्या करेगा, दिस विल कन्वर्ट इट इनटू मैग्नीशियम कार्बोनेट, समझे क्या, प्लस क्या 2Na+। अभी मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कुछ एक्सटेंट तक सॉल्युबल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जैसा इनसॉल्युबल नहीं होता, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी इज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट इट इज सॉल्युबल, समझे क्या। तो नाउ अब जो मैग्नीशियम कार्बोनेट आया है, ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, दिस इज नाउ रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मैग्नीशियम अगर प्रेजेंट है, अगर परमानेंट हार्डनेस इज कॉज्ड बाय मैग्नीशियम, तो उसको रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसको रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऐड वॉशिंग सोडा फॉलोड बाय व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर सिर्फ कैल्शियम प्रेजेंट है तो सिंपल वॉशिंग सोडा ऐड करोगे, तो क्योंकि वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रॉपर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, मगर मैग्नीशियम कार्बोनेट कुछ हद तक क्या होता है, सॉल्युबल होता है, समझेगा, राइट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, उसको रिएक्ट करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये सीधे सीधे क्या दे देगा, ये सीधे सीधे दे देगा MgOH होल ट्वाइस विच इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, समझे क्या, एंड देन इट इज रिमूव्ड, राइट। हमने याद करो, हमने पढ़ा था कि हाइड्रोक्साइड्स में BeOH होल ट्वाइस, जब मैं तुम्हें एसिड्स एंड बेसिस पढ़ा रहा था, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस एंड BaOH होल ट्वाइस, मैंने क्या बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ओनली वाटर सॉल्युबल एल्कली इज दिस, मतलब सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, समझे क्या। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर परमानेंट हार्डनेस जो है, अगर परमानेंट हार्डनेस जो है मैग्नीशियम की वजह से है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम को रिमूव करने का, यूज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने रीजन बताया, ठीक है। फिर परमिटेड क्या होता है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर परमानेंट हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम, तो रिमूवल कैसे होगा, बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ बोथ सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझे क्या। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि केमिकल ए इज यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग टू रिमूव द टेम्पररी हार्डनेस, केमिकल ए, तो केमिकल ए टेम्पररी हार्डनेस, तो जनरली क्या हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है ना, ठीक है। ए रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू जनरेट व्हाट, caustic सोडा, when CO2 is bubble through solution of A turns cloudy, तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर या स्लेक लाइम, नहीं पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा है ग्रुप 2 पढ़ाऊंगा तो फिर से आएगा, समझे क्या, प्लस CO2, मगर जहां तक मुझे याद है मैंने पढ़ाया हुआ है, दिस प्रोड्यूसेस व्हाट, मिल्कीनेस, CaCO3, दिस इज लाइम वाटर, and because of the formation of precipitate of CaCO3 lime water turns milkiness, white PPT होता है ना, तो सीधी बात, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो तो पढ़ के समझ आ रहा है कि इसका आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, इसके मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डिग्री ऑफ हार्डनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन हमारे पास बचेगा क्या, हेवी वाटर एंड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। अगले क्लास में हाइड्रोजन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।